नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वैल्यूएशन क्या होता है, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ ए प्रॉपर्टी। इन तीनों टॉपिक को हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन 5 टॉपिक को, जिसमें बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मार्केट वैल्यू, साल्वेज वैल्यू एंड सिंकिंग फंड इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इन टर्म्स में से आपके एग्ज़ाम में कई बार 1 से 2 टर्म्स पूछी जाती है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए और सीखते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट शोन इन द अकाउंट बुक आफ्टर अलाउिंग फॉर नेसेसरी डेप्रिसिएशन। जो भी डेप्रिसिएशन होती है बिल्डिंग की, उसके बाद हर साल में हम मानते हैं कि बुक जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। ठीक है, उसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। कम होना जो वैल्यू होती है वो डेप्रिसिएशन होता है। तो जैसे कि एक बिल्डिंग हम मानते हैं 20 साल की उसकी लाइफ है, हमने माना है कि 20 साल उसको बाद उसको तोड़ना पड़ेगा, वो रहने लायक नहीं होगी। ठीक है, तो 20 साल की जो उसकी लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे कि 5 साल बाद अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 5 साल में उसकी वैल्यू में जो कमी होगी उसको टोटल कॉस्ट से हम जब माइनस कर देंगे तो वो होगी हमारी बुक वैल्यू। ओके, दस बुक वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी एट ए पर्टिकुलर ईयर इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू द प्रीवियस ईयर। ओके, thus the book value of the property goes on decreasing every year and become equal to scrap value at the end of its useful life। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो बुक वैल्यू हमारी होती है, जैसे हम एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं। ये एक घर हमने 5 लाख में बनवाया था। ठीक है, 5 लाख रुपए बनवाया और इसकी लाइफ है 50 साल। 50 साल बाद ये रहने लायक नहीं होगी। ठीक है, तो 5 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमसे पूछा गया। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो हमारी है 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए। अब इसमें से हमने माइनस करनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम कितना भी ले सकते हैं, जैसे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, कोई भी आप अमाउंट लीजिए। हमने 1,000 रुपये लिया और 5 साल के लिए हमने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। एक साल में अगर 1,000 रुपये कम होती है तो 5 साल में 5,000 रुपये कम हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 5,000 हमारी कम हो जाएगी। तो आज के टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख माइनस 5,000, तो कितनी हुई? 4,95,000। ओके, 4,95,000 हमारी वैल्यू है 5 साल बाद किसी भी प्रॉपर्टी की। तो ये एक एग्जाम्पल था जो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो ऐसे ही हमारी बुक वैल्यू होती है। ठीक है, जो 4,95,000 हमारी थी वो आज के टाइम पे बुक वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की। ओके, डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद। अब आगे चलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप जैसे कि नाम है इसका, स्क्रैप का मतलब होता है कचरा। जो भी कबाड़ होता है उसको बोलते हैं स्क्रैप। ठीक है, अब देखिए ये एक घर इसमें दिखाया जा रहा है जो बिल्कुल खंडर हो चुका है, रहने लायक ये नहीं है। ठीक है, किसी भी वक्त ये गिर सकता है, तो इसको बोलते हैं स्क्रैप। इसको हम तोड़ देते हैं घर को। ठीक है, और जो भी इसमें यूज़फुल चीज़ें होंगी, जैसे इसमें लोहा निकलेगा, ठीक है, आयरन इसमें निकलेगा, लकड़ियाँ इसमें निकलेंगी। अगर अच्छी लकड़ी है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो ख़राब हो चुकी होंगी मोस्टली लकड़ियाँ, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर इसमें निकलेंगे जो भी डोर है, विंडोज़ हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं तो उसको हम रख लेंगे, किसी दूसरे घर में इसको हम लगा सकते हैं। ओके, जितनी भी
ब्रिक वर्क है वो हम निकाल सकते हैं, ईंटें इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम इसमें से निकाल सकते हैं उसका हम यूज़ कर लेंगे तोड़ने के बाद। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। उन सभी चीज़ों को हम बेच देते हैं तो वो होगी उस प्रॉपर्टी की स्क्रैप वैल्यू। जनरली हम इसको 10% लेके चलते हैं जो भी टोटल कॉस्ट हमारी होती है कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, जैसे 5 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई हमारी किसी भी प्रॉपर्टी की, तो 5 लाख का 10% हमारा हुआ 50,000। तो जब हमारी प्रॉपर्टी की लाइफ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद हमें 50,000 रुपये मिल जाएंगे अगर हम उसको तोड़ के बेच देते हैं। दरवाज़ों को, खिड़कियों को, ईंटों को, सरिया है तो उसको, उसमें कॉपर वायरिंग है, प्लम्बिंग फिटिंग्स है, उन सभी को निकाल के अगर हम बेच देते हैं तो 50,000 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब चलते हैं आगे। मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वन कैन गेट एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ओपन मार्केट आफ्टर इट हैज़ बिन केप्ट फॉर सेल। सेल जो हम करते हैं, सेलिंग पे, जैसे कि कोई भी घर को हमने सेल पे लगा दिया, यानी कोई भी उसको खरीद सकता है, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसी को बोला जाता है मार्केट वैल्यू। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेलिटी, जो भी उसकी लोकेशन है उस पर डिपेंड करता है, जैसा कि हमने अभी तक बताया है। फ्यूचर लाइफ, कितना उसका लाइफ स्पैन बचा है। ठीक है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, यानी कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है या आउटडेटेड है, एब्सोलेट है। डिमांड एंड सप्लाई, जैसा कि डिमांड है उस कंस्ट्रक्शन की, उस प्रॉपर्टी की, तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके बनाती हैं मार्केट वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की। ठीक है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड एट द सेम प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, ये हर एक जगह पे अलग अलग इसकी हो सकती है मार्केट वैल्यू, और एक ही टाइम पे दो प्रॉपर्टी की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये थी मार्केट वैल्यू। अब है द मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी विल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट है यूज ऑफ प्लॉट, इट्स शेप, साइज एंड नेचर ऑफ लोकेलिटी। तो किस साइज का, किस शेप का आपका प्लॉट है उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे ट्रायंगुलर शेप का जो प्लॉट होता है तो उसको बहुत कम खरीदा जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का जो हमारा प्लॉट होता है उसको खरीदने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू ट्रायंगुलर और इरेगुलर शेप। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वेन एवर लोकेलिटी इज इट डेवलप्ड वन और नॉट। जहाँ पे आपका प्लॉट है या प्रॉपर्टी है वो डेवलप्ड हो चुकी है या नहीं, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ईजी एक्सेसिबिलिटी, यानी कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजीली अवेलेबल है और एक्सेसिबिलिटी उस एरिया की ईजीली एक्सेसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। लोन फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़, तो जो लोन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ दे सकती हैं तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। फिर है टैक्सेशन पॉलिसी, जो टैक्स होता है आपका म्यूनसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, उस पर डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू। डिमांड एंड सप्लाई उस पर डिपेंड करती है, एंड एबनॉर्मल कंडीशन जो भी आपका अर्थक्वेक वगैरह वहाँ पे आते हैं तो उस पर भी डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं साल्वेज वैल्यू। जैसे कि हमने अभी तक देखा था, जो घर रहने लायक नहीं होता या कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मटेरियल या कोई भी मशीन जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है और उस पर काम करना इजी नहीं होता, उसमें रहना अच्छा नहीं होता, ठीक है, नुकसानदायक हो सकता है, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि उसको तोड़ दें, ठीक है, और उसकी स्क्रैप है उसको बेच दें, SCRAP, स्क्रैप बेच दें और स्क्रैप वैल्यू हम ले लें। ठीक है, और दूसरा उसमें ऑप्शन क्या है कि उसको हम तोड़े ना और उसको किसी और यूज़ में लगा दें, उसको बोला जाता है साल्वेज वैल्यू। बिना तोड़े प्रॉपर्टी को या मशीन को हम किसी और चीज़ में
यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारी होती है साल्वेज वैल्यू। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, इन केस ऑफ मशीन व्हेन इट्स यूजफुल लाइफ स्पैन एंड्स, जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, इट बिकम अनइकोनॉमिकल, तो उसमें खर्चा बढ़ जाता है, वो अनइकोनॉमिकल हो जाती है। इट मे बी सोल्ड, तो उसको बेच दिया जाता है। एंड परचेज में यूज इट फॉर अनदर पर्पस, तो उसको किसी और यूज़ के लिए यूज़ कर लिया जाता है। बिना तोड़े उसको हम किसी और चीज़ में ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है साल्वेज वैल्यू। जैसे ये घर है, तो हमने इसको तोड़ा नहीं, बिना तोड़े इसका हमने म्यूज़ियम बना दिया। ठीक है, कोई हॉन्टेड हाउस इसको हमने बना दिया, और उससे हम बिना तोड़े यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं साल्वेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, आगे चलते हैं। सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। सिंकिंग का मतलब है एक तरह से डूबा हुआ फंड, आपका डूबा हुआ पैसा होता है ये। कैसे? चलिए मान लेते हैं आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक घर है। ठीक है, तो आपने 5 लाख रुपए में उसको बनवाया है। अब और जो प्लॉट है वो भी आपने 5 लाख रुपए में लिया था, तो आपने अपने पैसे 2 जगह पे लगाए, एक तो लैंड में, ठीक है, प्लॉट में, और दूसरा बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, जो आपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाया है उसमें 5 लाख रुपए लगाए। अब कुछ साल बाद, 50-60 साल बाद, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो घर का पोर्शन है वो रहने लायक नहीं होता। ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो हो चुकी होती है 0, यानी कि स्क्रैप वैल्यू उसकी बचती है 10%। और आपके पास जो 5 लाख अपने लगाए थे उसमें से बचा आपके पास 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये बचा, और जो आपकी लैंड की वैल्यू है वो सेम या उससे बढ़ जाती है या उससे कम भी हो जाती है। तो 50-60 साल बाद आपने जो पैसा लगाया था वो आपको पूरा भी नहीं मिल रहा है। एक तरह से आप सोचें तो इसी टाइप को बोला जाता है सिंकिंग फंड। अब आपने क्या किया कि एनुअली कुछ पैसा आपने जमा किया कि मेंटेनेंस करवा सकें उस घर की, या फिर 50 साल बाद जब आप उसको इकट्ठा करेंगे, जो आपने फंड जमा करवाया है उसकी वैल्यू आपके घर की वैल्यू के बराबर हो चुकी होगी। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सिंकिंग फंड। ठीक है, जो कि 50-60 साल बाद जैसे ही आपकी लाइफ कंप्लीट होती है प्रॉपर्टी की, तो वो आपको एक यूज़फुल एसेट जो आपकी प्रॉपर्टी की है वो पूरी की पूरी दे दे। ठीक है, होनी तो चाहिए थी आपकी 5 लाख घर की, और 5 लाख प्लॉट की, और 5 लाख जो आपने सेव किया है वो 15 लाख होनी चाहिए थी। बट हुआ क्या है, घर की वैल्यू तो ख़त्म हो चुकी है, 50,000 हो चुकी है, और प्लॉट की सेम है 5 लाख, और आपने जो जमा किया है 5 लाख वो, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? 10,50,000। आपका नुकसान कितना हुआ? 4,50,000 का। 4,50,000 जो होता है वो आपकी डूबा हुआ पैसा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक इंस्टॉलमेंट के तौर पे कुछ पैसा एनुअली मंथली जमा करना होता है। ठीक है, ताकि जब लाइफ हमारी कंप्लीट हो जाए प्रॉपर्टी की, तो उसके बाद हम उसका यूज़ कर सकें उसको दोबारा से बनाने में। सिंपल वर्ड में ये होता है हमारा सिंकिंग फंड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, 1 पार्ट इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी एंड अदर इन लैंड। ठीक है, एक प्रॉपर्टी में हमारा पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का, और एक होता है प्लॉट में, लैंड में। ठीक है, एज द बिल्डिंग इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल वियर एंड टियर, तो बिल्डिंग में छोटा मोटा टूट फूट होती ही रहती है। ठीक है, वियर टियर उसमें होता ही रहता है। इट्स वैल्यू
गोज़ ऑन डिक्रीजिंग विद इट्स एज, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। दस द ओनर shall be losing certain part of its capital each year till it become equal to scrap value at the end of useful life of the building, ठीक है। तो धीरे धीरे जो आपने कैपिटल, जो आपने पैसा उस पर लगाया है, वो धीरे धीरे कम होता रहता है और बिल्डिंग की लाइफ के एंड में वो स्क्रैप वैल्यू के इक्वल आ जाता है, ठीक है। दस द ओनर इज लेफ्ट विद द लैंड ओनली and the part of capital in the form of land cost be retained by him, तो जो पैसा उसने ज़मीन पे लगाया था तो वो पैसा उसके पास रह जाता है और बिल्डिंग का लगाया हुआ पैसा उसका धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाती है, धीरे धीरे वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाती है। अब आता है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग हिज मनी इन द अबव प्रॉपर्टी ही हैड इन्वेस्टेड इन the form of deposit in a nationalized bank, he would have received regular income। अगर वो घर बनाने की बजाय कहीं इसको किसी बैंक में जमा करता तो उससे उसको कुछ फ़ायदा होता, ठीक है, बट यहाँ पे उसको नुकसान हुआ। दस बिफोर द लाइफ ऑफ बिल्डिंग एक्सपायर द ओनर हैज़ टू मेक सर्टेन प्रोविज़न बाय डिपॉजिटिंग सर्टेन अमाउंट एवरी ईयर to recover his part capital investing in the building at the end of useful life of the building which is called as sinking fund, ठीक है। तो इसमें यही बताया है कि जो उसका ओनर होता है उसको एक प्रोविज़न बनाना पड़ता है कि कुछ पैसा वो हर महीने जमा करे, एनुअली कुछ पैसा जमा करे, ताकि जब उसकी प्रॉपर्टी जो आपकी बिल्डिंग है वो पूरी लाइफ उसकी कंप्लीट हो जाए तब आपके पास एक सम हो, एक पैसा इकट्ठा हो जाए, तो आपका जो पैसा डूबा हुआ है घर की वजह से वो आपको परेशान ना करे, ठीक है। तो ये था आपका सिंकिंग फंड। अब देखते हैं सिंकिंग फंड का फॉर्मूला। सिंकिंग फंड का फॉर्मूला है ये वाई, इसमें वाई है हमारा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट यानी कि आप मंथली या एनुअली कितना पैसा सेव करेंगे, ठीक है। फिर एस हमारा है सिंकिंग फंड, आई है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, डेसिमल में हो, एन है नंबर ऑफ ईयर्स एंड वाई सी है सिंकिंग फंड कोफिशिएंट। ये देखिए वाई जो है हमारा, इसमें आप देखिए एस इंटू आई और डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो ये जो हमारा है वाई सी में s नहीं होता, ठीक है। वाई सी को s इंटू वाई सी हमारा होता है y, ओके। तो ये है हमारा इंस्टॉलमेंट, ये है सिंकिंग फंड कोफिशिएंट और ये है सिंकिंग फंड, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इसको, तो इसमें बस s नहीं है हमारा, तो ये है हमारा सिंकिंग फंड कोफिशिएंट वाई सी। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे ये क्या है सिंकिंग फंड। अब देखते हैं, ए मशीन ऑफ कॉस्ट 10,000 रुपीज़, एक मशीन है जिसकी प्राइस 10,000 रुपये है, एंड इट्स लाइफ इज़ 20 ईयर, और 20 साल तक वो चलेगी अच्छी, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड required to be deposited to accumulate the whole amount 5% compound interest, ओके। 5% कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें दिया है कि 20 साल बाद जब हमारी मशीन की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तब उस टाइम पे हमारे पास कुछ पैसा हो कि हम दूसरी मशीन ले सकें, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला में पुट किया, ये है एस की वैल्यू, 5% हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और यहाँ पे पुट किया। वैसे ही 1 प्लस आई हमारा 0.05, एन की वैल्यू 20 माइनस 1। जब हमने इसको सोल्व किया तो वैल्यू आई हमारी ये 303 रुपये। 303 रुपये एक साल में
हमको जमा करने हैं 20 साल तक। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 303 इंटू 20 तो कितना आ जाएगा 20606। तो 6060 हमारे बनते हैं 20 साल में इकट्ठे हो जाएंगे। बट इसमें जो रेट होता है वो कंपाउंडेड होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये धीरे धीरे आपके 10,000 के इक्वल हो जाएगा 20 साल में। तो ये इसमें बताया गया है, अगर आप हर साल 303 रुपये जमा करेंगे तो 20 साल में आपके 10,000 के इक्विवेलेंट आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा और उससे आप नई मशीन ले सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिंकिंग फंड। ठीक है, डूबा हुआ पैसा। ठीक है, 20 साल बाद हमको दोबारा से ये लगाना पड़ता है और जो हमने पहले 10,000 रुपये लगाया था वो ख़त्म हो चुका है, डूब चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा मुझे पता है। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, सीखते रहिए, और कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा आपके डाउट सॉल्व करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।